ऐसे तो हिंदी विषय आसान है। आप परीक्षा में जाकर तय करते हैं कि मैं औपचार लिखूं अनौपचारिक लिखूं, उस समय आप गड़बड़ हो सकता है आपको। और सबसे बात ये ध्यान में रखें कि जो आप प्रश्न तैयार कर रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर उस परिच्छेद में होना चाहिए। कहानी अथवा वृत्तांत लेखन, इसमें दोनों में ऑप्शन है, एक ऑप्शन को चुनिए। हमें देखना है कि ये रस दीर्घ कहाँ कैसा है, उसको ध्यान में रखना है। ये प्रेशर इसलिए आता है कि शुरू से वो करते नहीं है, इसलिए प्रेशर आता है। पेरेंट्स जो है उनको समय देकर उनके सामने बैठकर उनको करने के लिए वहाँ पर मजबूर करना चाहिए, ऐसे मैं कहूँगा। नमस्कार मंडळी, मी चैताली तुमचं पुन्हा एकदा ओनली मानिनीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करते। परीक्षा माझी 10वीची या विशेष भागाचा आजचा विषय असणार आहे हिंदी। हिंदी आपली मातृभाषा नसल्याने मराठी माध्यमांच्या मुलांचा अनेकांचा गोंधळ असतो की हिंदीचा पेपर कसा लिहायचा, माझा पेपर लिहून होईल की नाही। याच विषयावरती योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत ठाण्यातील डॉक्टर बेडेकर विद्यामंदिरचे शिक्षक सर बसवराज बन्ने यांचं। सर, तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे या विशेष भागामध्ये। सर, माझा पहिलाच प्रश्न हा आहे की अनेकांचा गोंधळ असतो की हिंदीचा पेपर म्हणजे कठीण, ती आपली मातृभाषा नाहीये, तर खरंच सोपं आहे का हिंदीचा पेपर लिहिणं? ऐसे तो हिंदी विषय आसान है, तो कठिन कहाँ लगता है बच्चों को, तो मराठी भाषिक होने के कारण हिंदी ज़्यादा बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, और परिवार में घर में वो मराठी में बात करते हैं और अपने मित्रों में मराठी में बात करते हैं। तो हिंदी को आसान करना है तो हिंदी में बात करने से आसान नहीं होता। हिंदी की जो साहित्य है उसे पढ़ना जरूरी है, चाहे मराठी हो या हिंदी हो। साहित्य को आप यदि पढ़ते हैं तो शब्दों का जो है संग्रह बढ़ जाता है। संग्रह बढ़ने से आप ठीक तरह से बोल पाते हैं, और बच्चे यही नहीं कर पाते। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ परीक्षा के संदर्भ में जितना है उतना ही पढ़ते हैं, और वो भी ध्यान से नहीं पढ़ते। ध्यान से नहीं पढ़ते इसलिए वो याद नहीं कर पाते और लिख नहीं पाते। इसके लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ना मतलब वाचन करना। वाचन से सब कुछ आसान हो सकता है, यही काम बच्चे नहीं करते, तो ये उनसे करवा लेना जरूरी है। ये अभिभावकों का भी जिम्मेदारी है और शिक्षकों का। खरंच सर, खूप छान वाटलं तुमचं हे उत्तर ऐकून, आणि मुलांनाही समाधान झालं असेल ज्यांच्या मनामध्ये हा गोंधळ असेल की हिंदी मला येत नाही किंवा मला लिखाण जमणार नाही, तर ह्या उत्तराने नक्कीच समाधान झालं असेल। माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की मार्कांची विभागणी कशी आहे, म्हणजे पेपर पॅटर्न कसा असेल? तो हिंदी विषय द्वितीय भाषा, ये महाराष्ट्र में तो द्वितीय भाषा होती है, और यदि हिंदी भाषिक राज्य हो तो वहाँ प्रथम भाषा होती है। तो हिंदी भाषा द्वितीय में कुल 100 अंक का ये विषय होता है। परीक्षा 100 अंक की होती है। परीक्षा मतलब उसमें 20 अंकों का मौखिक परीक्षा होती है, और लेखन जो लेखी परीक्षा होती है वो 80 अंकों का होता है। तो इसमें 20 अंक का जो मौखिक परीक्षा है वो बोर्ड की परीक्षा से पहले हम इंटरनल उसे कहते हैं, हम अपने ही स्कूल में लेते हैं। तो इसमें 10 अंक का मतलब 10-10 अंक के तो विभाजन है इसके लिए। 10 अंक के लिए 2 स्वाध्याय होते हैं, 5-5 अंक के लिए, उसके लिए 10 अंक होते हैं। और उसमें 10 अंक का एक तो 10 शब्द देते हैं, उसे श्रवण कहते हैं। हम मुंह से बोलते हैं, उस शब्द उच्चारण करते हैं और बच्चे उसको सुनकर लिखते हैं, और उसमें जो भी गलत है सही है उसमें हम जांच करते हैं, उसमें हम अंक देते हैं 5 से, आउट ऑफ 5। और दूसरे जो 5 अंक हैं उसमें एक तो 1 या 2 या 3 बच्चे आपस में संभाषण कर सकते हैं, या तो एक बच्चा जो है एक विषय लेकर वो अपना भाषण दे सकता है। तो इसमें ऑप्शन है भाषण या संभाषण है, वो ये 5 अंक के लिए। इस प्रकार 20 अंकों का जो है विभाजन इस प्रकार है। लेखी परीक्षेचं कसं आपण और लिखित स्वरूप में जो परीक्षा होती है 80 अंकों का, तो वो ये है कि साधारण 40 अंक जो है ये गद्य पद्य और पूरक पठन है, और उसके बाद 14 अंक जो है सिर्फ व्याकरण पूछते हैं, और बाकी बचते हैं 26 अंक जो है वो राइटिंग स्किल के लिए है। उसमें निबंध हैं 7 अंकों के लिए,
और विज्ञापन 5 अंक के लिए है, कहानी 5 अंक के लिए, और उसके बाद वृत्तांत लेखन 5 अंक के लिए है। और पेपर पैटर्न में बताते समय मैं सारी बातें बताऊंगा। ये आप जैसे कि निश्चित स्वरूप में जो प्रश्न का जो भी अंकों का विभाजन है आपने पूछा, इसके लिए मैं इतना ही बोलूँगा। प्रश्न पत्रिकेचं स्वरूप आता डिटेलमध्ये आपण प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है, जिसे आप पेपर पैटर्न कहेंगे, उसका पहला प्रश्न जो होता है, प्रश्न पहला में अ आ इ इस प्रकार होता है। अ और आ ये दोनों पठित गद्यांश पर होते हैं। पठित मतलब जिस पाठों का पढ़ते हैं, म्हणजे पुस्तकात हाँ, पुस्तक में से जो भी आप पाठ पढ़ते हैं उनमें से एक पाठ का, कोई तो एक पाठ का, उसमें से एक परिच्छेद लिया जाता है, उस पर कुछ प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों में पहला जो प्रश्न होता है वो आकलन हेतु प्रश्न होता है। मतलब उस परिच्छेद को आप पढ़कर उसी प्रश्न के ऊपर दो प्रश्न होते हैं जो जिसका उत्तर एक वाक्य में होता है। ये 2 प्रश्न होते हैं। उसके बाद व्याकरण के संदर्भ में 2 प्रश्न होते हैं। उसके बाद बच्चे का अभिमत क्या है, अभिमत उसको स्वमत भी कहते हैं, वो भी 2 अंक के लिए होता है। तो आकलन हेतु 4 मार्क के लिए होते हैं और व्याकरण के ऊपर 2 अंक और 2 अंक अभिमत के। इस प्रकार ऐसे 2 प्रश्न होते हैं, अ और आ। और तीसरा प्रश्न जो होता है वो अपठित गद्यांश के ऊपर। अपठित मतलब जिस परिच्छेद को आपने अब तक नहीं पढ़ा, उस प्रश्न पर प्रश्न पूछा जाता है। वो 4 प्रश्न होते हैं। 4 में से 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर हो, और तीसरा प्रश्न जो होता है उसमें अभिमत जैसा प्रश्न होता है, वो 2 अंक होते हैं। इस प्रकार ये कुल हो गए 8 और 8 16 और ये 4 20 मार्क का ये गद्य हो गया। उसके बाद पद्य है, पद्य विभाग में उसमें भी 2 प्रश्न होते हैं। 2 में जो 6 अंक के लिए होते हैं। पठित पद्यांश है ये, जिस कविता को आप पढ़ लिए हैं या अध्ययन किए हैं उन पर भी प्रश्न होते हैं। आकलन हेतु 2 होते हैं, उसमें भी व्याकरण के 2 प्रश्न होते हैं और सोमत। इस प्रकार 2 2 2 ऐसे 6। और आ में उसी प्रकार है, दूसरी कविता है। इस प्रकार वो 12 अंक के हो गए, 12 और ये 20 हो गए 32। और तीसरा प्रश्न है, इसमें ये 8 अंकों के लिए। इसमें क्या होता है, पूरक पठन होता है, जिसे अंग्रेजी में रैपिड रीडिंग कहते हैं और मराठी में स्थूल वाचन कहते हैं। तो मराठी बच्चे के लिए समझना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो पूरक पठन में एक कविता होती है और एक पाठ। इस प्रकार एक तो पहले पाठ पूछेंगे, बाद में कविता पूछेंगे, या पहले कविता, कुछ भी वो सीक्वेंस कर सकते हैं, उसमें कुछ गुंजाइश नहीं। तो ये जो है ये 4-4 अंकों के लिए समझ लीजिए। एक पाठ का पूरक पठन का प्रश्न पूछा है तो आकलन हेतु मतलब वो परिच्छेद कितना वो बच्चा समझ पाया है, इसके लिए 2 प्रश्न होते हैं। उसके बाद अभिमत के लिए 2 अंक, ऐसे 4 हो गए। कविता जो होती है उसमें भी आकलन हेतु 2 प्रश्न पूछते हैं और अभिमत 2 पूछते हैं। इस प्रकार वो 8 अंक हो गए। इस प्रकार 40 अंकों का ये जो है विभाजन ऐसा होता है। और उसके बाद जो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में पहला प्रश्न जो होता है वो प्रश्न पहला आ में पहला प्रश्न होता है पत्र लेखन का। पत्र लेखन में 2 प्रकार के पत्र होते हैं, दोनों प्रकार के पत्र परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चे को ये तय करना है कि मैं किस प्रकार का पत्र लिखूं, मैं औपचारिक पत्र लिखूं या अनौपचारिक, पहला उसे तय करना चाहिए। पहला तय करना है मतलब परीक्षा देते समय तय करना नहीं है, आप अध्ययन करते समय तय करके वही उसी प्रकार का पत्र का अध्ययन आपको बार बार करना चाहिए। यदि आप परीक्षा में जाकर तय करते हैं कि मैं औपचारिक लिखूँ अनौपचारिक लिखूँ, उस समय आप गड़बड़ हो सकता है, आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए पहले ही तय करना है कि आपको अनौपचारिक करना है या औपचारिक। म्हणजे ज्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला व्यवस्थित लिखाण येत हाँ। आहे तो पॅटर्नचीच प्रॅक्टिस केली पाहिजे मुलांनी। उसी पैटर्न का आपको यानी कि प्रैक्टिस करना है। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे, आप परीक्षा हॉल में जाकर तय करते हैं तो आप ठीक तरह से लिख नहीं पाते हैं। यही मुझे बच्चों को एक सलाह है, इस उसे पहले प्रैक्टिस करना ये ज़रूरी है। और उसमें औपचारिक अनौपचारिक में क्या बात होती है, औपचारिक में बहुत सारे पत्रों के प्रकार हैं, जैसे कि शिकायत पत्र,
जैसे अंग्रेजी में कंप्लेंट लेटर कहते हैं और मराठी में तकरार पत्र कहते हैं। तो दूसरा पत्र लेखन है, उसमें निवेदन, विनती करना या प्रार्थना करना, और आवेदन पत्र मतलब एप्लीकेशन लेटर, जिसे आप अर्ज कहते हैं मराठी में, और पूछताछ संबंधी उसे कहते हैं कि इंक्वायरी लेटर या चौकसी पत्र मराठी में। और चौथा प्रकार है व्यावसायिक पत्र, उसे मांग पत्र भी कहते हैं, जो डिमांड करते हैं। यदि एक पुस्तक विक्रेता है तो, या पुस्तक डिपो वाला होता है, पुस्तक बेचने वाला, पुस्तक का दुकान जो होता है, वो मांग करता है पब्लिश को। तो लीजिए नवनीत वाला है, पब्लिश करता है बहुत सारी पुस्तकें, उसकी मांग करना है तो आप नवनीत वाले को आप पत्र लिख सकते हैं। तो उस प्रकार का वो मांग पत्र होता है। ऐसे 5-6 प्रकार के पत्र औपचारिक में होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को ये तय करना है 6 प्रकार के पत्र का अध्ययन करूँ या अनौपचारिक में सिर्फ रिश्तेदारों का ही पत्र लिखना होता है, क्या वह करूँ, ये पहले तय करके उनको वो तय करना है। और तय करेंगे तो ठीक तरह से लिख पाएंगे, ये मेरी सलाह है। और इसमें पत्र लेखन में पत्र लिखते समय एक ब्लॉक में ये अंक नहीं देते, ये डिवाइडेशन होता है। आप क्या लिखेंगे तो कितना अंक मिलेंगे। सबसे पहला है कि आप जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका आप यदि अभी पत्र का जो है ढंग बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा है, अभी जिसे कहते हैं कि ई पत्र, तो वो बाएं ओर से ही लिखना पड़ता है सर, मार्जिन को लगता है जैसे। तो एक साइड से ही आप लिखेंगे। उसमें सबसे पहले दिनांक आता है, उसके बाद जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन आता है, उसके बाद अभिवादन आता है। अभिवादन मतलब नमस्कार करने का आपका जो भी तरीका है जो आप अपना सकते हैं। उसके बाद उसका ईमेल लिखना जरूरी है। ईमेल यदि आप इस प्रकार दिनांक से लेकर ईमेल तक लिखते हैं जब, तब उसको 1 अंक मिलता है। उसके बाद विषय या अभिवादन जो है उसके लिए 1 अंक। उसके बाद विषय विवेचन जो है, जिसके बारे में या जो विषय आप पत्र में लिख रहे हैं उस विषय को 2 अंक होते हैं। और पत्र के अंत में स्वनिर्देश, मतलब आप लिखने वाले, आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके साथ क्या आपका संबंध है आप बताएंगे। तो स्वनिर्देश में आपका नाम होता है, उसके बाद आप हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद पता लिखेंगे, उसके बाद आप भी आपका न भूलते हुए आप लिखेंगे कि आपका ईमेल एड्रेस। तो उससे पहले पत्र पूर्ण होने के बाद स्वनिर्देश करने से पहले भवदीय, ये मतलब लड़का हो तो भवदी लिखेगा और लड़की हो तो भवदीया। यदि ये आपको ध्यान में नहीं रहता है तो आप साधारण शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि लड़का हो तो आपका कहें, लड़की हो तो आपकी कहें। इसमें कुछ ये नहीं है, गुंजाइश नहीं है। तो आपको तय करना है कि कठिन शब्दों का इस्तेमाल करूं या आसान शब्दों का। भले आप आसान शब्दों को आप लिखेंगे तो अंक नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, आप लिखना जरूरी है, वो लिखेंगे। इस प्रकार 5 अंकों का डिवाइडेशन जो है, विभाजन इस प्रकार है। और उसके बाद जो है उसकी प्रश्न 5 में गद्य आकलन का प्रश्न होता है। गद्य आकलन का मतलब यह है कि एक परिच्छेद दिया जाता है वहाँ पर, और उस परिच्छेद को पढ़कर आपको 4 प्रश्न तैयार करना है। खाली प्रश्न तैयार करना है, उसका उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। और प्रश्न ऐसे हो कि जिसका उत्तर एक शब्द में, एक वाक्य हो। और सबसे बात ये ध्यान में रखें कि जो आप प्रश्न तैयार कर रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर उस परिच्छेद में होना चाहिए। आप प्रश्न तैयार करते हैं, उसका उत्तर उस परिच्छेद में न हो, उसको अंक नहीं दिया जाता। और दूसरी बात यह है कि प्रश्न आप तैयार जब करते हैं, प्रश्न तैयार करते समय ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि आप रस दीर्घ जो होते हैं, काना विलटी मात्रा जो कहते हैं आप, ये सब जो है सही तरीके से लिखना आवश्यक है। और प्रश्न लिखने के बाद, तैयार करने के बाद, प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह होना जरूरी है। ये सब ठीक तरह से आप लिख पाते हैं तो 1 अंक मिलता है। यदि आप रसद्रोह की गलतियां करते हैं या प्रश्न चिन्ह लिखना भूल जाते हैं तो आधा अंक मिलता है। इसलिए मेरा सलाह रहेगा विद्यार्थियों को, 4 प्रश्न पूछे गए तो आप 8 तैयार कीजिए। एक गलती हो तो भी दूसरा ऑप्शन में सही हो जाता है। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि 4 पूछे गए तो 4 ही लिखें, ऐसा नहीं है। ऑप्शन में आप 4 और लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां में आप, इसमें है वृत्तांत लेखन, और वृत्तांत लेखन के लिए कहानी लेखन ऑप्शन है। और यहाँ पर मैं सलाह दूंगा विद्यार्थियों को, आप ये तय कीजिए आपको वृत्तांत लेखन लिखना है या कहानी लिखना है।
पहले तय कीजिए, परीक्षा हॉल में जाकर तय मत कीजिए। ये मैं बार बार बता रहा हूँ। पहले ही तय कीजिए कि वृत्तांत लेखन लिखना यदि आप तय किए हैं तो वृत्तांत लेखन की ही तैयारी कीजिए और कहानी लेखन को देखे भी न, वो उसकी ओर देखो मत। यदि आप कहानी लिखना चाहते हैं तो वृत्तांत लेखन की ओर मत देखिए। ये पहला तय करना। ये भी 5 अंक के लिए होती है और इसमें भी डिवाइडेशन है। विषयानुरूप अभिव्यक्ति जब आप करते हैं, मतलब आपका मत व्यक्त करते हैं, इसके लिए 2 अंक हैं। और आप जो आपकी लिखावट जो है उसमें शुद्धता, भाषा की आसानी, इसके लिए भाषा की सहजता के लिए, इसके लिए 2 अंक होते हैं। और बाद में उस विषय का समापन यानी कि समाप्ति किस प्रकार करते हैं उसके लिए 1 अंक होता है। इस प्रकार 5 अंकों के विभाजन ही वृत्तांत लेखन के लिए। और कहानी लेखन के लिए भी विभाजन है। उसमें कहानी का जो शीर्षक है, शीर्षक के लिए 1 अंक है। और उसके बाद आप कहानी किस प्रकार तैयार की है और कहानी का जो ढांचा दिया जाता है वहाँ पर, उस ढांचा के ऊपर वो कहानी उसके संदर्भ में है या नहीं, या वो ढांचा उस कहानी में आया है नहीं है, ये भी देखा जाता है। ये सब देखकर आपको 2 अंक दिए जाते हैं। और उसके बाद कहानी में कभी कभी हम मुहावरों का या कहावतों का भी उपयोग करते हैं। इस प्रकार करके यदि लिखेंगे, अब ये भी मैं बताता हूँ कि सब कहानियों में मुहावरे आते हैं ऐसा नहीं है। मुहावरे आते हो तो लिखिए। जानबूझकर किसी जगह पर गलत मुहावरा यदि इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर अंक आपके जा सकते हैं। और उसके बाद मुहावरे या रोचक शब्द या शुद्ध शब्दों के लिए 1 अंक है। और आखिरी वाला अंक जो है सीख मतलब क्या है कि कहानी जो होती है उस कहानी से कुछ ना कुछ हम सीख लेते हैं। और सीख देकर ही जाता है कोई भी कहानी, उस सीख को भी आप लिखना ही चाहिए। उसके लिए 1 अंक। तो इस प्रकार कहानी अथवा वृत्तांत लेखन, इसमें दोनों में ऑप्शन है। एक ऑप्शन को चुनिए और आपको लिखने के लिए आसानी होगी। और उसके बाद उसी प्रश्न आ में दूसरा प्रश्न है विज्ञापन। ये कंपलसरी, ये आपको लिखना ही होगा। तो विज्ञापन मतलब क्या है, मराठी में उसे कहते हैं जाहिरात और अंग्रेजी में एड है। तो इसमें बहुत सारे प्रकार हैं। व्यक्ति संबंधी है, वस्तु संबंधी है, स्थान संबंधी है, ये प्रकार है। इसमें आपको आपके स्कूल में पढ़ाया होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि व्यक्ति संबंधी मतलब जैसे कि किसी को एप्लीकेशन देना है शिक्षक के लिए या लिपिक के लिए या पद के लिए जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो वो विज्ञापन जो है व्यक्ति संबंधी होता है कि शिक्षक चाहिए, हमारे स्कूल में लिपिक चाहिए, ड्राइवर चाहिए, ये क्या है व्यक्तिवाचक। और वस्तुवाचक मतलब क्या है, जो भी वस्तु का इस्तेमाल हम करते हैं जैसे कि साबुन है, तेल है, इस प्रकार जो प्रोडक्ट होते हैं इसके बारे में जो भी विज्ञापन होती है उसे कहते हैं कि वस्तुवाचक। स्थानवाचक मतलब क्या है, कोई जगह है, अच्छी जगह, बिल्डिंग है, वहाँ पर आप घर बेचना चाहते हैं तो ये जो है स्थान संबंधी है। या कोई नाट्यगृह है, वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आप नाटक कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, इसके बारे में भी इश्तिहार मतलब विज्ञापन दे सकते हैं। ये जो है ये स्थान संबंधी है। इस प्रकार अलग अलग विषयों के बारे में आप किसी एक विषय का, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी एक विषय के बारे में विज्ञापन का अध्ययन कीजिए, मैं तो ये कहूँगा कि तीनों प्रकार जो हो आपको पढ़ना होगा, तीनों में से एक पूछते हैं। इसलिए अध्ययन जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको प्रश्न पत्र को हल करने में आसानी होगी। और आखिरी वाला प्रश्न जो है निबंध, ये 7 अंकों के लिए होती है। और निबंध में भी डिवाइडेशन होता है। आप लिखने का जो आरंभ करते हैं उसके लिए 1 अंक होता है। उसके बाद विषय को आप किस प्रकार वहाँ पर प्रस्तुति करते हैं उसके लिए 2 अंक होते हैं। शुद्धता के लिए 2 अंक हैं और 1 अंक जो है उसके समापन के लिए। तो इसमें 5 प्रकार के निबंध हैं। 5 में से 3 प्रकार के पूछते हैं, वो कौन सा पूछते हैं पता नहीं, लेकिन 5 प्रकार हैं। मैं विद्यार्थियों को सलाह दूंगा कि 5 प्रकार की तैयारी आप कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं 3 प्रकार करूँ तो ठीक है, क्या हो सकता है 3 प्रकार में भी वो 5 में से कोई 3 करेंगे तो उसमें एक तो आता ही है। तो इसलिए वर्णनात्मक एक निबंध है, चरित्रात्मक दूसरा है, उसके बाद आत्मकथनात्मक है, कल्पनात्मक है और विचार प्रदान। तो इसमें प्रकार वगैरह जो है बहुत समय लगेगा, उसके लिए मैं मुख्य प्रकार जो है मैं वो बताया। तो इसमें क्या पूछ सकते हैं ये मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बताऊंगा। मैं वर्णनात्मक में जैसे कि मेरा प्रिय पालतू पशु गाय है, या नदी के किनारे 2 घंटे, या रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा, इस प्रकार जो है आप वहाँ पर
किस प्रकार आप अनुभव कर रहे हैं उसका वर्णन आप लिख सकते हैं। उसके बाद चरित्रात्मक, इसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में जानकर लिखना है। जैसे कि मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय वैज्ञानिक, मेरा प्रिय शिक्षक, मेरा प्रिय खिलाड़ी, इस प्रकार उसमें उसकी सारी बातें आएंगी। और आत्मकथनात्मक में व्यक्ति खुद बोल रहा है, यहाँ पर मैं इस सर्वनाम का प्रयोग करके आप भूतकाल में ये सारी बातें लिखेंगे। उसके बाद जैसे कि मैं नदी बोल रही हूँ, चाहते कि आत्मकथा, ये आत्म मतलब खुद का, ये जान लीजिए। उसके बाद कल्पनात्मक में कल्पना करना है, जो नहीं है उन बातों को भी आप लिख सकते हैं, उसे ही कल्पना कहते हैं। तो यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं शिक्षक होता, यदि मैं मंत्री होता, शिक्षा मंत्री होता, इस प्रकार यदि आप उस प्रकार होंगे तब आप क्या कर सकते हैं वो लिखना है। उसके बाद है विचार प्रदान। विचार प्रदान में तर्क को वहाँ पर व्यक्त करना है। जैसे कि उदाहरण है कि विविधता में एकता, मतलब क्या है? विविधता में एकता मतलब क्या है? जैसे कि हमारे भारत देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले हैं, फिर भी हम में एकता है कि हम सब लोग हम खुद को भारतीय समझते हैं। इस विचार को आपको व्यक्त करना है उसमें। तो उसी प्रकार विज्ञापन शाप की वरदान, मतलब विज्ञान का उपयोग हम बुरे काम के लिए भी करते हैं, अच्छे काम के लिए भी करते हैं। तो ये दोनों जो विचार हैं उसी एक ही निबंध में आपको वहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार जो है 5 प्रकार के निबंध हैं जो 7 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार में मुझे लगता है कि पेपर पैटर्न जो है यहाँ पर पूरा हो गया। नंतर सर अनेक मुलं काय करतात की पेपर वाचल्यावरती निबंध आता माझ्या आवडीचा आहे, तर पहिल्यांदा निबंध लिहितात आणि नंतर प्रश्नांकडे वळतात। तर पेपर लिहिण्याचा सिक्वेन्स कसा असला पाहिजे? हाँ, मेरा अनुभव ये बताता है कि बच्चे जो है प्रश्न पत्र को आपको हल करना है तो सीक्वेंस जैसा है उसी प्रकार हल कीजिए। यदि आपको जो अच्छा लगता है वो पहले लेंगे तो उसमें आप ज़्यादा लिखते बैठे, तो इसलिए सीक्वेंस के साथ जाएंगे तो जांच करने वाले को भी आसानी होती है और वो अंक भी ठीक तरह से वो आसानी से देता है। यदि आप जो मतलब एग्जामिनर होते हैं उनको यदि तकलीफ देने का आप काम करेंगे, मतलब प्रश्न पहला पन्ने पर छोड़े हल करेंगे और उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है पन्ना नंबर 10 पर लिखेंगे, इस प्रकार गलत काम मत कीजिए, सीक्वेंस के साथ जाइए। और कभी कभी ऐसा होता है कि सीक्वेंस में आपको थोड़ा सा गलती हो सकता है, वो चलता है, लेकिन आप जानबूझकर यदि गलतियाँ करेंगे तो आपको अंकों को गंवाना पड़ेगा। स्वमत असा एक प्रश्न हाँ। असतो, तर त्याच्यासाठी शब्दांची मर्यादा किती असली पाहिजे? इसमें जो है शब्दों की मर्यादा जो है स्वमत के लिए वो विषय के ऊपर निर्भर रहता है। विषय ज़्यादा लिखने जैसा हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 वाक्यों में आप लिख सकते हैं, वाक्य में बता सकते हैं। शब्दों का तो निश्चित स्वरूप में हम संख्या नहीं बता सकेंगे, 5 या 6 वाक्यों में जो भी है स्वमत को आपको व्यक्त करना है। और वह स्वमत व्यक्त करते समय वो जो परिच्छेद है उस परिच्छेद का विषय और स्वमत का ये दोनों का भी संबंध आना चाहिए। यदि परिच्छेद एक अलग विषय में जा रहा है और आप स्वमत जो है आप विषय अलग कर रहे हैं तो ये करना ठीक नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्वमत में ये समझ लीजिए पहले परिच्छेद का स्वमत लिखना है तो वहाँ पर दूसरा या तीसरा परिच्छेद ही लिख लेते हैं। ये भी गलतियाँ करते रहते हैं। एग्जामिनर जो है सब कुछ पढ़कर ही अंक देते हैं, इसलिए बच्चे जो है इस प्रकार की गलती न करें। इसमें और एक बात रह गई है, मैं पैटर्न में जाता हूँ थोड़ा सा। एक प्रश्न है तो वो 14 अंकों के लिए पूछा जाता है, वो है व्याकरण। सब हो गए, व्याकरण कर रह गया था। व्याकरण में पहला प्रश्न जो होता है वो शब्द भेद पूछते हैं। शब्द भेद का मतलब क्या है? एक वाक्य देते हैं, उसमें से एक शब्द होता है कि वो तो संज्ञा होती है या सर्वनाम होता है या विशेषण या क्रिया या अवयव भी हो सकता है। इनमें से एक बात, जैसे कि मराठी में कहते हैं कि शब्दांच्या जाती, तो उसी प्रकार शब्द भेद हिंदी में कहते हैं। कोई भी शब्द का प्रकार पहचाना है 1 अंक। दूसरा प्रश्न उसमें ही है 1 अंक के लिए, वो अव्यय जो है वाक्य में प्रयोग करना है। 2 पूछते हैं कोई 1 कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ विद्यार्थियों को सलाह देता हूँ, मेरे विद्यार्थियों को भी और सबको भी, 1 पूछा है तो 2 लिखिए ना। 2 प्रश्न तो ऑप्शन में दिया आपको, 2 भी आपको हल करना है, क्योंकि एक गलत हो तो भी दूसरे को अंक मिल सकता है, आपका अंक न जाए इसलिए। उसके बाद संधि जो है
विच्छेद और संधि पहचानिए। इसमें एक अंक के लिए पूछे जाते हैं 2 पूछते हैं, दोनों लिखिए आते हैं तो। यदि कुछ गलती हो तो भी एक में मिल सकता है। और चौथा प्रश्न इसमें है 1 अंक के लिए सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए, उसका भेद भी लिखिए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सहायक क्रिया पहचानते हैं, उसके भेद नहीं लिखते हैं। मैं सलाह ये दूंगा कि सहायक क्रिया पहचानेंगे और भेद नहीं लिखेंगे तो सहायक क्रिया पहचानने के लिए आधांक मिल सकता है, और आधांक जो होता है उसका भेद कौन सा है लिखने के लिए। यदि आप पहचानते हो तो भी ठीक है, पहचान लीजिए, आधांक तो मिलेंगे। उसके बाद है 5वां प्रश्न, उसमें प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक कीजिए। उसमें भी 2 पूछते हैं, 2 प्रकार से पूछते हैं। एक प्रकार है कि वहाँ पर जो है प्रथम प्रेरणार्थक देते हैं या मूल रूप देते हैं, मूल रूप का प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक करना है 1 अंक के लिए। और इस प्रकार भी पूछते हैं कई प्रश्न पत्रों में, वह प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक इस प्रकार के जो क्रियाएं होते हैं ये वाक्यों में प्रयोग करते हैं, और वाक्य को पढ़कर आपको पहचानना है कि प्रथम प्रेरणार्थक है द्वितीय प्रेरणार्थक। इस प्रकार भी पूछते हैं, वो भी 1 अंक के। और उसके बाद मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मुहावरे का अर्थ नहीं लिखते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। पहली बात क्या है, अर्थ बताना जरूरी है। अर्थ यदि बताएंगे, वाक्य में नहीं प्रयोग करेंगे, फिर भी आपको आधा अंक मिल सकता है। यदि आप अर्थ न बताते हुए वाक्य में प्रयोग करते हैं तो आपको कुछ भी अंक नहीं मिलेंगे। अर्थ के लिए महत्व है। और दूसरा, इसमें मुहावरों का जो भी अर्थ बताकर मैंने वाक्यों में प्रयोग करने के लिए कहा, और इसमें ऑप्शन है, ये ऑप्शन बहुत आसान है। इसमें क्या करते हैं, वाक्य भी वही देते हैं और वहाँ पर मुहावरा भी वही देते हैं, और वो मुहावरा उठाकर उस वाक्य में आपको प्रयोग करना है। उसी अर्थ का दूसरा मुहावरा वहीं पर रहता है, उसे पहचान कर आप उस वाक्य में प्रयोग करेंगे तो 1 अंक मिलता है। या तो इस प्रकार करें या तो मुहावरे का अर्थ बताकर उसका वाक्य में प्रयोग करें। इस प्रकार 1 अंक के लिए पूछा जाता है। और 7वां प्रश्न है कारक जो है पहचान कर कारक का भेद लिखिए। तो इसमें भी 1 अंक के लिए पूछते हैं। 2 प्रश्न होते हैं, 2 भी लिखिए, दोनों लिखना है। दोनों लिखने के लिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक में गलत हो तो भी दूसरे में अंक मिल सकता है। और 8वां प्रश्न होता है कि विराम चिन्हों का, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें। वो वाक्य देते हैं और उस वाक्य में उचित विराम चिन्हों का, जैसे कि स्वल्प विराम है, अर्ध विराम है, प्रश्न चिन्ह है, पूर्ण विराम है, या अवतरण चिन्ह है, या सिंगल हो या डबल हो, इस प्रकार। तो आपको वो पहचान कर आपको लिखना है। समझ लीजिए एक वाक्य में 1 से 2 या 3 विराम चिन्ह आ गए हैं, और उसमें से आप 2 विराम चिन्ह का उपयोग किए हैं ठीक तरह से और 1 का नहीं किए हैं, तो आपको आधा अंक मिल सकता है। पूरी तरह आप ठीक तरह से तीनों का या दोनों का जितने भी है इतना ठीक तरीके से आप यदि विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो 1 अंक आपको मिल सकता है। और उसके बाद 9वां प्रश्न है इसमें व्याकरण में कि काल परिवर्तन कीजिए, उसे टेंस कहा जाता है अंग्रेजी में। तो उसमें 3 वाक्य पूछते हैं 2 अंकों के लिए। आपको तीनों वाक्यों का काल परिवर्तन करना है। यदि वर्तमान का पूछते हैं तो भूतकाल का वाक्य होता है, या भविष्य का होता है, या भविष्य का वाक्य देते हैं तो भूतकाल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कौन सा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और प्रश्न जब पूछते हैं तो इंटू ब्रैकेट कोष्टक में लिखते हैं कि वर्तमान काल कीजिए, सामान्य वर्तमान काल कीजिए, या भूतकाल कीजिए। इस प्रकार वहाँ पर सूचना होती है, उस सूचना के अनुसार आपको काल परिवर्तन करना है। वो 2 अंकों के लिए 3 वाक्य पूछते हैं, तीनों भी कीजिए। एक गलत हो तो भी 2 को अंक मिल सकते हैं। और उसके बाद है वाक्य के प्रकार, जैसे कि सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ये रचना के आधार पर। और अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार, तो उनमें से दोनों प्रकार पूछते हैं कि एक है वाक्य को पढ़कर उसका भेद पहचानिए। दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्यों का परिवर्तन कीजिए। जैसे कि समझ लीजिए आज्ञार्थक वाक्य है उसे निषेधार्थक कीजिए, क्वेश्चन मतलब प्रश्नार्थक कीजिए। इस प्रकार कोई भी वाक्य जो है तैयार करने के लिए पूछ सकते हैं। वो 2 प्रश्न होते हैं 2 अंकों के लिए। इसलिए कुल जो है वाक्य की भेद जो है 3 अंकों के लिए पूछते हैं। वो तीनों आपको लिखना है। 3 मतलब 2 अंक के लिए। 1 अंक जो है रचना के आधार पर के लिए,
और एक अंक जो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य को परिवर्तन कीजिए। 2 पूछते हैं, 1 लिखना है, फिर भी आपको दोनों लिखना है क्योंकि एक गलत होकर भी दूसरा सही आ सकता है। और आखिरी प्रश्न है इसमें 11वां, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर वर्तनी का गलतियाँ करते हैं। वहाँ पर वर्तनी मतलब शब्द में जो काना विलंटी मात्रा ये आते हैं, इसमें वो गलत जो है रस दीर्घ जो कर देते हैं। आपको वो देख कर आपको रस दीर्घ जो है सही लिखकर आपको वाक्य लिखना होता है, वाक्य शुद्ध करके। तो उसके लिए 2 अंक हैं और 3 वाक्य पूछते हैं, तो तीनों लिखिए आप। एक गलत हो तो भी 2 सही हो सकते हैं। तो इस प्रकार पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पर हो गया है और मैडम जो प्रश्न पूछेंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। पेपर प्रेझेंटेशन पाहिलं जातं म्हणजे ज्या लँग्वेजचे विषय असतात त्याच्यामध्ये, तर तुम्ही थोडक्यात काय टिप्स द्याल? प्रेजेंटेशन में खास करके शुद्धता देखते हैं, आप कितना शुद्ध लिखते हैं, रस दीर्घों का कितना ध्यान रखते हैं, वर्तनी का कितना ध्यान रखते हैं, जो शब्द सही शब्द पे कितने अच्छे लिखते हैं, ये सारे बातों को देखा जाता है। और इन बातों को ध्यान में रखते ही जो है एग्जामिनर जो है वहाँ पर अंक देता है। यदि आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं तो उनमें उनको अवसर मिलता है, मौका मिलता है कि आपके अंक काटें या कम करें। तो इसलिए उनको यदि अंक काटने के लिए मौका नहीं देना चाहते हैं तो आपको शुद्ध लिखना जरूरी है। शुद्ध लिखने के लिए पढ़ना मतलब वाचन करना, और वाचन करते समय हमें देखना है कि ये रस दीर्घ कहाँ कैसा है, उसको ध्यान में रखना है। और जितना वाचन करेंगे ध्यानपूर्वक, मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप वाचन करेंगे तो आप समझ जाएंगे या आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती करता हूँ और मैं कहाँ अशुद्ध लिखता हूँ। वह अशुद्धता आपको ध्यान में आ जाएगी। इसलिए आप ठीक तरह से वाचन करना जरूरी है। जितना वाचन करेंगे उतना आपको फायदा होगा। निबंध लेखनासाठी किंवा कहाणी लिखण्यासाठी शब्दभांडार कसं वाढवू शकतात? वही बात पर मैं आता हूँ। जितना आप वाचन करेंगे उतना आपका शब्द भंडार जो है वोकैबुलरी जिसे कहते हैं वो आपका बढ़ सकता है। जितना वोकैबुलरी आपके पास हो उतना ही आप लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। बोलने के लिए भी वोकैबुलरी की ज़रूरत है, लिखने के लिए भी। जो आप लिखते हैं वही आपके मन में आता है, जो आप बोलते हैं वो भी पहले आपके मन में आता है। इसलिए भले आप सोचते मराठी में है, लिखते हिंदी में है, लेकिन सोच जो है वो जरूरी है और सोच के साथ वर्तनी का भी जरूरी है, शुद्धता की जरूरी है। इसलिए वाचन जरूरी है। महिनाच राहिला पेपरला, हिंदीची कशी रिव्हिजन करायला पाहिजे म्हणजे या महिन्याभरात मुलांनी? हाँ, अभी आप जो है आप पाठ पढ़ते बैठेंगे या कविता का भावार्थ पढ़ते बैठेंगे तो समय नहीं है। तो अभी प्रश्नोत्तर जिस प्रकार है उसी को ही पढ़ना, उसी को ही रटना जरूरी है। अभी इतना समय नहीं है कि आप फिर जो है ABCD करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अभी आप ऐसा करेंगे कि जितना हो सके उतना प्रश्नोत्तर जो रेडीमेड मिलते हैं आपके पास, जो भी पाठ्य पुस्तक होंगे या गाइड होंगे, उसको ही पढ़ना। और निबंध और कहानी लेखन के लिए जो भी एक्स्ट्रा जो पुस्तक होते हैं जो बाजार में आते हैं, उन कहानियों को आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा आपको कल्पना आ सकती है कि किस प्रकार मैं लिखूं, किस प्रकार नहीं लिखूं। ये भी ध्यान में आ सकता है कि मैं बार बार उसी बात पर आता हूँ कि वाचन जरूरी है। यही बात है। सर्वात शेवटी सर, मुलांना तुम्ही काय सांगाल किंवा पालकांना? म्हणजे प्रेशर घेतात, पालक सुद्धा घेतात आणि मुलंही घेतात आणि अशामध्ये गोंधळ होतो, अभ्यासाचं पण रिव्हिजन होत नाही व्यवस्थित, पेपर लिखाणातही गोंधळ होतो। तर तुम्ही वेळेचं मॅनेजमेंट कसं करायला पाहिजे? आणि तो पालकांनी अभी कैसा है कि ऐसे तो जो आपके पास आपके ऊपर प्रेशर आता है, आपको लग रहा है कि मैडम जी कह रही कि प्रेशर आती है बच्चों पर या अभिभावकों पर, पेरेंट्स पर, तो ये प्रेशर इसलिए आता है कि शुरू से वो करते नहीं है, इसलिए प्रेशर आता है। यदि शुरू से आप अध्ययन करने लगेंगे तो प्रेशर कम आता है। बच्चों को हम भी बोलते रहते हैं, शिक्षक और पेरेंट्स ही बोलते रहते हैं कि बच्चे करते नहीं हैं, इसलिए बच्चों से करवा लेना। अभी समय कम है, इसलिए पेरेंट्स जो है उनको समय देकर उनके सामने बैठकर उनको करने के लिए वहाँ पर मजबूर करना चाहिए। ऐसे में हो
तैयारी कर लेंगे ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। प्रेशर क्यों आता है? पहले से नहीं किए इसलिए प्रेशर आता है, तो इसलिए पहले से ही करना चाहिए। जो पहले से नहीं किए हैं अब तो जो है थोड़ा थोड़ा सा क्यों न हो, जो भी उनके पास पाठ्य पुस्तक है या मार्गदर्शक है, गाइड है, उसको पढ़कर भी वो म्हणजे अजूनही वेळ गेलेली नाहीये, अजूनही हाँ अभी भी महिन्याभरात समय खूप काही होऊ है। शकतं. जो भी उसे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ लगता है तो ऐसे कुछ डरने की बात नहीं है। अभी भी आप पढ़ाई करेंगे, वाचन करेंगे तो भी आप आसानी से पास हो सकते हैं, मतलब उत्तीर्ण हो सकते हैं। खरंच छान वाटलं सर. अगदी हिंदीचा पेपर कसं लिहायचं हे तुम्ही अगदी थोडक्यात आणि एकदम विश्लेषण करून सांगितलं मुलांना. आय होप मुलांना सुद्धा कळलं असेल आणि पालकांचं प्रेशरही कमी झालं असेल तुमच्या या विश्लेषणामुळे. तुम्हाला ही मुलाखत कशी वाटली हे आम्हाला नक्की सांगा आणि असेच नवनवीन विषय घेऊन आम्ही येणार आहोत, ते पाहायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.